नमस्कार। हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे नए फॉर्मेट से वाकिफ हो चुके होंगे। जी हां, अब हेल्पलाइन हफ्ते में 6 बार दिखाया जाता है, यानी कि हम आपसे मिलते हैं मंडे टू सैटरडे और आप अपनी कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं, हमें फोन या ईमेल करके। तो पहले हमारा ईमेल आईडी नोट करें, question@maxhealthcare.com। आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। एक समय था जब डायरिया जैसी बीमारी के नाम से लोग डरते थे, लेकिन आजकल लोग इस समस्या को हल्के में लेने लगे हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि बीमारी आज भी उतनी ही खतरनाक है जितनी पहले थी। हाँ, ये बात अलग है कि अब हमारे पास चिकित्सा के बेहतर विकल्प मौजूद हैं। चंडीगढ़ में इन दिनों बहुत से लोग डायरिया की चपेट में आ रहे हैं और इससे 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जाहिर है, लोगों को डायरिया से बचने के लिए जागरूक होने की जरूरत है। तो अगर आपका भी इस पर कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत डायल करें 01725043 01725043 ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डायरिया के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर संजय गुप्ता। डॉक्टर संजय, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। डे एंड नाइट न्यूज के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर संजय, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि डायरिया एक सिम्टम है, कई बार कहा जाता है ये डिजीज है, तो आखिर डायरिया है क्या? अमृता जी, पहला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है मुझसे। डायरिया एक सिम्टम भी है और एक डिजीज भी है। डायरिया एक सिम्टम है खतरनाक बीमारी जैसे कि कार्सिनोमा ऑफ द कोलन, जिसको हम बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं। उसका फर्स्ट सिम्टम एक डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, पतले दस्त होते हैं। और एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या क्रॉनिक डायरिया अपने आप में एक डिजीज भी है। तो डायरिया एक सिम्टम भी है और एक डिजीज भी है। जी डॉक्टर संजय, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अजय कुमार बोल रहा था अम्बाला से। जी अजय जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर संजय से। अच्छा। डॉक्टर संजय, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पिछले महीने में आपके पास आया था, क्रॉनिक डायरिया से पीड़ित था, अभी काफी फर्क है। डॉक्टर साहब, कुछ मेरे मन में एक ख्याल ये था कि जैसे हम अलग तरह की विभिन्न तरह की एंटीबायोटिक लेते हैं। हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या एंटीबायोटिक के कारण भी हमको डायरिया हो सकता है? अजय कुमार जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया बहुत कॉमन है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वी आर टेकिंग लेफ्ट एंड राइट। किसी भी बीमारी के लिए कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम ले लें तो जो हमारे नॉर्मल गट के अंदर, आंतों के अंदर जो अच्छे हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं, उनके अंदर उनकी हानि हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। तो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया इज अ वेरी कॉमन एंटिटी। और मैं एक ड्रग का इसमें नाम जिक्र करना चाहूंगा, जैसे कि क्लिंडामाइसिन। ये क्लिंडामाइसिन जो ड्रग है, इट इज अ वेरी हायर एंटीबायोटिक, और अगर हम ये दे दें तो इससे एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, यानी कि एक फॉल्स मेम्ब्रेन इंटेस्टाइन के ऊपर आ जाता है और इससे बहुत सीवियर क्रॉनिक डायरिया हो सकता है। तो एंटीबायोटिक नाम गिनवाने में तो कई एंटीबायोटिक है जिनसे कि डायरिया हो जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया एक बहुत ही कॉमन चीज है और इस चीज से हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी एंटीबायोटिक ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। जी अजय जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। जी। हेलो। 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 हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं स्टेशन से सहरसा बिहार से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर संजय से। जी डॉक्टर साहब, ये पहला ट्रीटमेंट क्या होगा अगर किसी को डायरिया हो जाए, तो इसके पहले उपचार क्या होंगे? चेतन जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डायरिया जब एक बार आपने डिटेक्ट कर लिया है, उसको देख लिया है कि बच्चे को या बुजुर्ग को या किसी भी व्यक्ति को अगर पतले दस्त आ रहे हैं, हम डायरिया किसको कहते हैं? डायरिया हम उसको कहते हैं कि अगर एक आदमी 3 या उससे ज्यादा बार पतले दस्त पास करे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके सबसे बड़े सिम्टम होंगे, पेशेंट को इनिशियली वीकनेस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डायरिया के अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स मेनली सोडियम एंड पोटेशियम, जो नमक होता है उसका लॉस होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पोटेशियम होता है, बॉडी का पोटेशियम होता है, ये मसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
मसल पावर के लिए बहुत जरूरी होता है। और मेडिकल लैंग्वेज में पोटेशियम की कमी को हम कहते हैं हाइपोकैलीमिया। और पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 3.5 टू 5.5 यानी 3.5 से 5.5 तक इसका लेवल होता है। और अगर ये 3 मिलीकुलेंट से कम हो जाए तो बहुत ही एक्यूट मसल वीकनेस होती है और कई बार इसका असर दिल के ऊपर भी पड़ता है। तो इससे पेशेंट की सांस ज्यादा तेज चलने लग जाएगी, पल्स बढ़ जाएगी, यानी कि जो उसकी नर्व्स है वो तेज हो जाएगी। और धीरे धीरे अगर उल्टी और दस्त नहीं रुकते तो धीरे धीरे बीपी फॉल होने लग जाएगा। और जो पेशेंट है या बच्चा है या बुजुर्ग है उसकी जुबान सूखने लग जाएगी। जब भी हम किसी भी डायरिया को इवैल्यूएट करते हैं सबसे पहले हम कहते हैं कि अपनी जुबान दिखाओ। आप एक जुबान पे एक नॉर्मल टेक्सचर होता है, एक नॉर्मल मॉइस्चर होता है किसी की भी जुबान पे, वो ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स हैं डायरिया के। अगर थोड़ी सी ज्यादा इसके अंदर लापरवाही कर दे, पतले दस्त आते रहे, उल्टियां आती रहे, तो पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है जिसको हम पेशाब कहते हैं, पेशाब बहुत देर बाद आने लग जाएगा। एक आदमी 24 घंटे में करीबन 1.5 से 2 लीटर यूरिन यानी कि पेशाब पास करता है। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड दस्त और उल्टियां चलती रहे तो ये यूरिन आउटपुट जो है, जो पेशाब की मात्रा है, जो पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी है, ये कम हो जाएगी और धीरे धीरे इसका असर हमारे गुर्दे यानी कि किडनी में पड़ता है। और एक्यूट स्टेज के अंदर, सीरियस स्टेज के अंदर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या एक्यूट किडनी फेलियर भी हो सकता है। जी चेतन जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर संजय, जैसा कि हम डायरिया के बारे में बात कर रहे हैं, पहले के दिनों की बात करें और अब के दिनों में, पहले के दिनों में लोग डायरिया का नाम सुनकर काफी डर जाते थे, लेकिन अब देखा जाए तो डायरिया को लोग काफी कॉमन मानते हैं, लेकिन अभी भी डायरिया से मौतें हो जाती हैं। तो क्या सिर्फ चिकित्सा के बेहतर विकल्प हैं उसको लेकर लोग इसे कॉमन मानते हैं, या फिर क्या, कैसे लेते हैं आप इसे? अमृता जी, ऐसा है कि अगर हम 1960 के दशक की बात करें तो उस टाइम कॉलेरा यानी कि हैजा और टाइफॉइड, जिसको हम आजकल एंटेरिक फीवर कहते हैं, ये बहुत कॉमन था। और इसके एंडेमिक और पैंडेमिक्स हुए थे वर्ल्ड वाइड, जिसके अंदर सैकड़ों और हजारों मौतें हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट देश में, हमारे देश के अंदर भी, जिसको कि एक प्रकोप माना जाता था। हैजा को एक प्रकोप माना जाता था, टाइफॉइड को एक प्रकोप माना जाता था और कहते थे कि ये भगवान का श्राप है। और उस टाइम इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, इतनी एजुकेशन नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो इसलिए डायरिया को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी माना जाता था। जी। आजकल एजुकेशन और अवेयरनेस और बेटर मेडिकल मैनेजमेंट की वजह से ये जो डायरिया डिजीजेज हैं, जैसे कॉलेरा जिसको हम हैजा कहते हैं, या टाइफॉइड एंटेरिक फीवर कहते हैं, जिसके अंदर एक्यूट सीवियर डायरिया होता है, इसका जो इंसिडेंस है या प्रेवलेंस है वो थोड़ी कम हो गई है। लोगों में जागरूकता आई है, सरकार ने कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं अवेयरनेस के लिए, मेडिकल फैसिलिटी बहुत बढ़ गई है, चाहे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले, चाहे हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल ले। तो इससे एजुकेशन और मेडिकल मैनेजमेंट से ये डायरिया की जो फ्रीक्वेंसी है ये या प्रेवलेंस है या प्रकोप है थोड़ा कम हो गया है। लेकिन इससे ये कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि डायरिया को इजीली या कैजुअली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जी, जी। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि दिस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, इससे मौत भी हो सकती है। जी। और कोई भी डॉक्टर एक जिंदगी को जाते हुए नहीं देख सकता। जी, जी। तो हमारे लिए एक इंसान की जिंदगी बहुत जरूरी है। जी। तो चाहे वो एक डायरिया हो, चाहे कैंसर हो, तो मैनेजमेंट सबकी करनी जरूरी है। और कोई भी बीमारी को बिल्कुल भी लाइटली या कैजुअली या आराम से नहीं लेना चाहिए। जी। डायरिया का अगर ज्यादा मतलब शुरुआती दौर में वो इनिशियल जैसे आपने सिम्टम्स बताए, फिर वो बहुत ज्यादा अगर डायरिया बढ़ जाता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? अमृता जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले अगर जो घर में अगर डायरिया के लक्षण पहचान लिए गए हैं कि डायरिया हो रहा है और उल्टियां हो रही हैं और इन्होंने जो कुछ करना था घर में कर लिया है, लेकिन दस्त और उल्टी नहीं रुक रहे, इमीडिएटली एकदम से मेडिकल मैनेजमेंट के लिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसके लिए, ताकि वो असेस कर सके कि पानी की मात्रा कितनी कम है, द असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। जी, जी।
अगर घर में डिहाइड्रेशन असेस करनी है तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूं। हमारे स्किन के अंदर एक नॉर्मल इलास्टिसिटी होती है, ये मैं अपने हाथ पे करके दिखा रहा हूं। अगर आप इस स्किन को स्ट्रेच करोगे और छोड़ दोगे तो ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। डायरिया के अंदर जो स्किन टर्गर होता है, ये लूज हो जाता है। तो अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे, ये बहुत टाइम लगाएगा अपने नॉर्मल पोजीशन में जाने के लिए। यूजुअली बच्चों के अंदर हम ये अम्बलाइकस में यानी कि नाभि को उठा के पिंच करके उसको उठाते हैं और 3 सेकंड तक उठा के रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अगर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में देर से जाती है, इसका मतलब पानी की कमी शुरू हो गई है। बच्चा अगर पेशाब देर से कर रहा है, बच्चे की अगर उसको ड्राउजीनेस हो रही है, वो ठीक से बात नहीं कर रहा है, एक तरह हम कहते हैं संकन आइज, कि आंखें उसकी झुक रही हैं और वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल आना चाहिए। और हॉस्पिटल में आके अगर पेशेंट को हम देखते हैं कि सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो इमीडिएटली हम उसको आईवी फ्लूइड्स लगाते हैं जिसके अंदर नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट होता है, और फिर ये देखते हैं कि डायरिया किस कॉज से हुआ है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता लगेगा कि डायरिया का कॉज क्या है, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, तब तक इसकी मैनेजमेंट नहीं होगी। तो सारा इसको करके तो हम इसकी मैनेजमेंट शुरू करते हैं। जी, हमारी बातचीत जारी रहेगी डायरिया पर। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हो तो आप हमें हमारे नए ईमेल ID question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।